हे हेलो हाय एवरीवन। इस टॉपिक में हम एंशिएंट इंडिया में जो भी कॉइन्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम होल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। किस रूलर ने कॉइन्स स्टार्ट किए, किन हालातों में स्टार्ट किए और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कॉन्सेप्ट्स। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में हमें ये पता है कि जो भी लेन देन कॉइन्स का जनरली प्रयोग कहाँ पर होता है, लेन देन के लिए होता है। इससे लेन देन आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम मानव आदि इतिहास काल की बात करें तो मानव जैसे-जैसे विकसित हो रहा था उसके पास शुरुआत में तो कॉइन्स नहीं थे, क्योंकि मेटलर्जी की उनके पास नॉलेज नहीं थी। इसी तरीके से उन्होंने अपने शुरुआती कामकाज लेन-देन की मदद से चलाया, ठीक है? जिसको कि आप एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं, या इंग्लिश में एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बार्टर सिस्टम। ये परफेक्ट टर्म है, अपनी ज़रूरत। लेकिन इस सिस्टम में क्या समस्याएँ थीं? इस सिस्टम में समस्या ये थी कि 2 लोग जो आपस में बार्टर करना चाहते हैं, उन दोनों के पास एक-दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें हों। अगर इसके पास दाल है और इसके पास चीनी है और इन दोनों को अगर दाल, चीनी चाहिए ही है, तभी ये आपस में बार्टर कर पाएँगे। कहने का मतलब ये है, जो ट्रांज़ैक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था। और जैसे-जैसे मानव सभ्यता का इतिहास आगे बढ़ता गया, गंगा नदी घाटी एरियाज़ में हम देखते हैं, हम 16 महाजनपदों का आगाज़ होता है। ये 16 महाजनपदों का ये वही काल था, जहाँ पे मेटलर्जी की प्रोसेस को जन्म दिया जाता है भारत के इतिहास में, अब तक जो हमें ज्ञात है उसके अनुसार। और इन्हीं हालातों में सबसे पहले जिन सिक्कों का अस्तित्व आया वो थे आहत मुद्रा। आहत मुद्रा का मतलब होता है पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब ये होता है कि पहले उन्होंने एक सांचा बना लिया जाता था, उस सांचे पर कुछ न कुछ चित्र बने होते थे, ठीक है? और उसके बाद इन्हीं को वो क्या करते थे, इस जब कॉइन्स लाते थे तो इसी के ऊपर दबा दिए जाते थे। जब वो धातु गर्म होती थी तो ये जो चित्र थे उसी कॉइन्स में उभर के आ जाते थे। इसी वजह से कहा गया मार्क्ड कम पे देखो आप, मार्क्ड का मतलब होता है चिन्ह इसमें, ठीक है? तो इनको पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि जनरली शुरुआत में ये किसके बने थे? सिल्वर के बने होते थे और लगभग 600 बीसीई के आसपास, जब गौतम बुद्ध के समय में सबसे पहले जो आज सिक्के थे, वो अस्तित्व में आते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमें याद रखना है कि जो भी पंच मार्क कॉइन्स आए हैं, इनको अलग-अलग समय में अलग-अलग वंश के शासकों ने इनको जारी करवाया। लेकिन एक कॉमन फीचर जो हमें सब में मिलता है, वो ये है कि इन सारे सिक्कों में सूर्य पूजा का अंकन हमें दिखता है, सूर्य देवता का अंकन दिखता है। तो सूर्य देवता का अंकन यानी कि सिक्के हमें दिखाते हैं भगवान सूर्य का स्थान भारतीय परंपरा और संस्कृति में और धर्म में भी, ठीक है? तो पंचमार्ग कॉन्स में एक ऐसे देवता जो हमेशा हर किसी के सिक्के में आए हैं, वो है सूर्य। बने किसके होते थे? सिल्वर के। सबसे पहले शुरुआत कब हुई है? महाजनपद काल यानी कि लगभग 600 बीसी, यानी कि बुद्ध काल में भी दे देते हैं कभी-कभार आपको ऑप्शंस में कि पहले सिक्के कब स्टार्ट हुए, तो बुद्ध काल भी दे देते हैं ऑप्शंस में। अगर बुद्ध काल नहीं होगा तो महाजनपद काल दे देंगे आपको, ठीक। अगर महाजनपद काल नहीं होगा तो फिर ये डेट होगी, तो ये डेट होगी 600 बीसीई, ईसा पूर्व। एडी मत कर देना, सीई नहीं है ये, ठीक है? सीई नहीं, बीसीई है। इसके बाद कारसा पढ़। अब ये देखो आप, पढ़ का मतलब क्या होता है? पढ़ का मतलब होता था सिक्के, ठीक है? कारसापण, अब ये करसापण जैसे ही आएगा तो हमें क्या लगेगा ये उसके कॉपर के बने थे, काँसे के बने थे? नहीं, कारसापण जो बना होता था किसका? सिल्वर के कॉइन्स होते थे। पण या कारसापण जनरली जो पण टर्म इस्तेमाल होता था उस समय वो चांदी के सिक्कों के लिए ही होता था। सबसे उपयुक्त सिक्का उस समय चांदी का माना जाता था, क्योंकि चांदी का एक ऐसा सिक्का था जिससे आप निचला स्तर पर व्यापार, छोटा-मोटा ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते थे, और अगर कोई बड़ा ट्रांज़ैक्शन है, जैसे ज़मीन खरीदारी तो अच्छे खासे पैसों में होगी, तो इससे ये भी कर सकते थे। इस वजह से सिल्वर मोस्ट सूटेबल कॉइन्स हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में। जब सिल्वर से काम नहीं बन पा रहा था, तो छोटे व्यापार के लिए, जो छोटे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उसके लिए लोगों ने जनरली कॉपर के कॉइन्स इस्तेमाल किए। जनरली राजाओं ने कॉपर के कॉइन्स बनाए और बड़े ट्रांज़ैक्शंस के लिए गोल्ड कॉइन्स बनाए गए। बड़े ट्रांज़ैक्शंस का मतलब वही है, जैसे कि लंबी दूरी का ट्रेड हुआ या फिर ज़मीन की खरीदारी की बात हुई, तो इसके लिए गोल्ड इस्तेमाल किए जाते थे। नॉर्मल जनरली फिर लोग कॉपर इस्तेमाल करने लगा। लेकिन शुरुआती दौर में लोगों के पास सिल्वर था। तो करसापण, व्यापण मतलब कि सिल्वर। फिर एक टर्म आता है मासक। ये जो मासक में दिख रहा है, ये मासक, ये हुआ करता था कॉपर यानी कि तांबा का बना हुआ कॉइन। और एक और आपको कॉइन्स देखने को मिलेगा काकड़ी। काकड़ी भी किसका बना था? तांबा का। तो हम देखते हैं शुरुआत में तो सिल्वर के थे, लेकिन फिर सिल्वर के अलावा मौर्य काल में तांबा के भी कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, और उनके नाम क्या थे? मासक और काकड़ी। काकड़ी यानी कि छोटा सिक्का हुआ करता था तांबा का, ये याद रखना है। ये दोनों सिक्के मौर्य काल के, ठीक है? इसके अलावा मौर्य काल में एक वर्ड आता है रूपक। रूपक भी सिल्वर कॉइन्स थे मौर्य काल के। रूपक मतलब खुद ही अपने आप में संस्कृत का वर्ड ही है, इसका मतलब ही खुद चांदी होता है। तो रूपक जो कॉइन्स थे वो किसके थे?
चांदी के। अच्छा, मौर्य काल में एक ऑफ़िसर भी होता था जिसका नाम था रूपदर्शक, जिसका पोस्ट था रूपदर्शक। रूप रूप रूपक दर्शक का मतलब ये है, रूप मतलब हो गया सिक्के और सिक्कों का देखने वाला, यानी कि जो मिंट ऑफ़िसर होते थे उसको आपने रूपदर्शक कहा है। मिंट ऑफ़िसर जो टंकसाल हुआ करती थी, उसकी देख-रेख करने वाले अधिकारी को मौर्य काल में रूपदर्शक कहा गया है, तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, सातवाहन काल में वशिष्ठपुत्र पुलमावी एक व्यक्ति एक आया। वशिष्ठपुत्र पुलमावी की विशेषता ये थी कि इसने सबसे पहले तो सातवाहन का जो साम्राज्य था, पैठण प्रतिष्ठान पहले यहाँ पे इनकी हुआ करती थी कैपिटल। बाद में इसको इसने ट्रांसफर करके कहाँ पे ले गया, ये आंध्र प्रदेश में। इस वजह से इसको दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। वशिष्ठपुत्र पुलमावी की एक विशिष्ट बात ये थी कि इसके सिक्कों पर टू मास्टेड शिप्स मिलते हैं। इसका एक सिक्के बना मास्ट का मतलब इस तरीके से एक जहाज है, जैसे आप देखते हैं ना जहाज़ों में इस तरीके के अंकित, तो 2 एक पहला मास्ट ये हो गया, दूसरा मास्ट ये हो गया, तो 2 मास्टेड शिप्स मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 मास्टेड शिप्स किसके सिक्कों से मिलते हैं? तो वशिष्ठ के सिक्के से, मास्टेड वशिष्ठ, ठीक है? और कैसे 2। अब इससे जिन शासकों के सिक्कों में शिप्स मिल रहे हैं आपको, उससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि उस समय जो ट्रेड है, वो क्या सी रूट के माध्यम से हुआ करता था। और कोई भी ट्रेड अगर सी रूट के माध्यम से होता है, तो निश्चित सी बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, यानी कि लंबी दूरी का ट्रेड था। एक देश से लेकर दूसरे देश में व्यापार हो रहा था। इस बात की ओर इशारा करते हैं ये आपके सिक्के। सातवाहनों शासकों की और बात करेंगे तो सबसे पहले है गौतमीपुत्र सतकर्णी और सतकर्णी वन। अब बात ये है कि एक ने स्टार्ट करी है आबक्ष मुद्रा और दूसरे ने स्टार्ट करी है गोल मुद्रा। यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों के नाम में ही सतकर्णी है, तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, सतकर्णी सतकर्णी तो दोनों के नाम में है, तो हमने याद कर लिया गो। गो वर्ड होता है इंग्लिश का जाना, और आबक्ष का हमने याद कर लिया आओ। तो गो मीन्स जाना, आओ मीन्स आना, तो आबक्ष मुद्रा किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। और जो गोल मुद्रा होगा वो सतकर्णी फर्स्ट के द्वारा। इसके अलावा यज्ञ जिस तरीके से विशिष्टपुत्र पुलमावी के सिक्कों में 2 मास्टेड शिप्स दिखते हैं, उसी तरीके से यज्ञश्री सतकर्णी में हमें मछली, शंख और मास्टेड शिप्स का अंकन हमें दिखाई देता होता है। तो हम याद कैसे करें? देखो, जब यज्ञ होता है तो आप शंख बजाते हो, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो कि मछली खाकर आप कहाँ पे यज्ञ में नहीं बैठ सकते, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है? अब आप ये कहेंगे कि इसमें भी मास्टेड आ रहा है, इसमें भी मास्टर्ड आ रहा है और इसमें भी मास्टर्ड आ रहा है। अरे भाई अंतर है। इसमें जो भी मास्टर्ड शिप्स हैं वो एक मास्ट शिप है। एक ही ऐसा मास्ट दिखाया गया है शिप का। जबकि वशिष्ठपुत्र पुलमावी की विशिष्ट बात यही है कि इसमें 2 मास्ट हैं। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा, शीशा के बने होते थे, शीशा यानी कि लेड के बने होते थे, है ना? ये वाला वो शीशा का मतलब ये काँच नहीं समझना है, लेड। लेड के जो भी जहाज, जिन-जिन सिक्कों पर जहाज बना है सातवाहन काल में, जैसे इसमें भी जहाज बना है, इसमें भी बना है, ये किस धातु के बने थे? तो आंसर इज़ लेड, यानी कि सीसा के बने थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो ऐसे दिमाग में आप इमेजिनेशन करो कि आप जब जहाज पे जाते हैं तो शीशा लेकर ही तो जाओगे, वरना आपको जहाज में ट्रैवल के टाइम पे कहाँ पे शीशा मिलेगा, राइट? सातवाहन के काल में प्रोटीन के सिक्के भी मिले हैं और कांसा के सिक्के भी मिले हैं। तो अगर आप इस काल में सिल्वर को, मौर्य काल में आप सिल्वर और कॉपर के सिक्कों को एनालिसिस करके फिर आप जब सातवाहन काल को देखते हैं तो आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो दोयम दर्जे की मेटल है, जो अच्छी क्वालिटी की मेटल नहीं है, जो महँगा मेटल नहीं है, अब सातवाहन काल में इससे भी सिक्के बनाए जा रहे थे। ये ये सातवाहन काल में या तो 2 चीज़ों का मतलब ये रिफरेंस देता है कि या तो मेटल्स की यहाँ पे कमी देखने को हमें मिल रही है, और मेटल्स की कमी क्यों देखने को मिल रही होगी? क्योंकि जो सिल्वर या जो कॉपर जैसा मेटल है, इसका उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा होगा सिक्कों के रूप में निश्चित तौर पे, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर मौर्य काल में जो ट्रेड है, ये ट्रेड में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जब ट्रेड हुआ, ज़्यादा बढ़ा ट्रेड, तो सिल्वर कॉपर का सारा जो सिक्का था वो ट्रेड में इस्तेमाल होने लग गया। अब इन सिक्कों की डिमांड बढ़ रही थी, कमी हो रही थी, तो फिर उन्होंने कहा इसकी जगह पर ये हम सीसा के, प्रोटीन के और काँसे के सिक्के स्टार्ट करते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसा के सिक्के स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो सा से सीसा, सा से सातवाहन। ये चीज़ हमने देख ली। तो जो सातवाहन जो शासक हैं, ये परवर्ती मुगल हैं, यानी कि उत्तर मुगल सॉरी उत्तर मौर्य काल के हैं, ना कि मुगल के, ठीक है? मौर्य काल के खत्म होने के बाद जो काल आया था उसमें ये सातवाहनों ने शासन किया था। वो भी किसने? पश्चिमी भारत के एरिया में, और फिर ये चले गए थे आंध्र। तो आंध्र सातवाहन और पश्चिमी सातवाहन, ठीक है? जैसे आप पुराणों को पढ़ेंगे तो पुराणों में क्या है कि जो जो ये महाराष्ट्र पैटर्न प्रतिष्ठान के जो
सातवाहन है, इनका वर्णन पुराणों में नहीं मिलता है। पुराणों में इनको आंध्र सातवाहनों का वर्णन पुराणों में आपको देखने को मिलता है। अब उत्तर भारत में क्या होता है कि अब आप ये मैप मैं रफली एक मैप डेसिग्नेट कर रहा हूँ, ये थोड़ा दिमाग में आप रख लो, ठीक है? इंडिया का मैप ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। चलिए, देखो, आज का इंडिया भले ये है, लेकिन उस समय का इंडिया तो ये रहा करता था। ये पाकिस्तान का एरिया हो गया और ये आपका अफ़गानिस्तान का डॉटेड पार्ट है। उस समय हम ये देखेंगे, हिंद यूनानियों का आक्रमण इस एरिया से होता है। तो हिंद यूनानी आके सीधा इंडिया के इस एरिया में नहीं चले आए थे। उन्होंने पहले यहाँ पे शासन बनाया, यहाँ पे, फिर धीरे-धीरे वो अंदर की जब इन्फिल्ट्रेट हुए और यही कारण है, यही सीक्वेंस चलेगा जब कुषाणों ने भी अपने हाथों में सत्ता अपनी कब्जाई थी, ठीक है? तो कहने का मतलब है शुरुआती दौर में वो यहाँ पर बसे थे, यहाँ पर इस एरिया में, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की वर्तमान की जो इंडिया है, उस टेरिटरी के बाहर। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया की बात ये होगी, ये वाला एरिया है। अगर हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म ऐड कर दें तो ये वाला पार्ट लेके आएगा, यानी कि जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी ऐड होगा। तो हमें की टर्म को याद रखना। अब जरा देखते हैं क्या है। देखो, ओवर स्ट्रक कॉइन्स इंडो ग्रीक के मिले। ओवर स्ट्रक का मतलब जरा समझो कि पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति शासन कर रहा था, राइट? वो शासन कर रहा था तो उसने अपने कॉइन्स तो बनवाए होंगे, लेकिन जब इंडो ग्रीक ने उनके एरियाज को कब्जा कर लिया तो उन्हें सिक्के मिले, तो उन्होंने कहा सिक्कों पर उस राजा का नाम कैसे रहेगा, या फिर उसने ये कहा कि इन सिक्कों को खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेजरी पर भार पड़ेगा, तो उन्होंने कहा इस सिक्के के ऊपर राजा का जो भी चिन्ह अंकित है, इन्हीं के ऊपर हमारा चिन्ह अंकित कर दो, हमारा सिंबल दोबारा से अंकित कर दो। तो क्या हो गया, ओवर स्ट्रक। एक तो ढला ही था सिक्का, एक चिन्ह उसमें ढला ही था पहले से, उसके ऊपर भी दूसरा चिन्ह ढाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं ओवर स्ट्रक कॉइन्स। तो ओवर स्ट्रक कॉइन्स की जो शुरुआत है वो इन्हीं यूनानी शासकों ने ही किया था, जो कि एक तरीके से आक्रमणकारी थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। उसी उन्हीं इंडो ग्रीक में कई सारी शासक थे, कई सारी ब्रांचेस थी। उनमें एक शासक था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। अब डेमेट्रियस को आप दुःख से याद करो, दुःख होता है ना आपको तो डी से डेमेट्रियस, यू से यूनानी और के से खरोष्टी। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है, अब ये बताओ यूनानी और खरोष्टी क्या है? ये लिपि है या नहीं है? ये बताओ, स्क्रिप्ट्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने द्विलिपिय सिक्के स्टार्ट किए थे, बाई स्क्रिप्ट कौन से स्टार्ट किए थे? तो आपको दो दो आपका देखो, आप एक मूवी कर रहे हो, उसमें स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें आपको दुःख प्रकट करना है। तो बाई स्क्रिप्ट कॉइन्स किसने स्टार्ट किया? डेमेट्रियस, यानी कि दुःख, राइट? दूसरा क्वेश्चन यहीं से मिल के आएगा कि एक ऐसा शासक बताओ जिसने द्विलिंगी यानी कि द्विभाषीय बाइलिंगुअल कॉइन्स स्टार्ट किए हैं। दो भाषाएं हैं, एक ही कॉइन्स पर दो भाषाएं अंकित हैं, तो वो है अगाथोक्लीज। क्या है? अगाथोक्लीज। AGB याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है? तो अगर पूछे दो स्क्रिप्ट तो डेमेट्रियस, पूछे दो भाषाएं तो अगाथोक्लीज। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। स्क्रिप्ट अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। इसके बाद अगर आप देखोगे अगाथोक्लीज, आप देखो जो अगाथोक्लीज है वो भी इसी एरिया में शासन कर रहा है, ठीक है ना? यानी कि और जबकि आप ये देखो अगाथोक्लीज क्या है, ये हिंद यूनानी है, ग्रीक है। लेकिन हिंद यूनानी के जो शासक थे वो इतने चतुर थे, उन्होंने भारतीय लोगों को आप मतलब अपने आप को भारतीयों के जैसा ही दर्शाया जाए, भारतीयों के दिल में उनके लिए जगह बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने भारतीयों का जो कल्चर था, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनको ही अपना लिया उन्होंने। और इसी का एक सिंबल है कि अगाथोक्लीज भगवत धर्म को अपनाने वाला शासक था, ठीक है? कई बार क्वेश्चन पूछते तो अगाथोक्लीज ने तो क्योंकि भगवत धर्म अपना लिया था, इस वजह से अगाथोक्लीज के सिक्कों में आपको भगवान वासुदेव और संकर्षण, एक्चुअली में वासुदेव नहीं होता, वसुदेव होता है। वसुदेव, वसु मतलब देवता होता है, देवताओं के देवता, ठीक है? तो वसुदेव और संकर्षण, संकर्षण किसकी उपाधि है? बलराम की। तो इनकी अगाथोक्लीज के सिक्कों में वसुदेव और संकर्षण आपको मिलेंगे, राइट? उसी तरीके से हम देखेंगे वसुदेव और संकर्षण का जो साम्य है, वो होविस्क जो रहेगा कुषाण वंश का शासक, उसके सिक्कों में भी वसुदेव और संकर्षण मिलेंगे। तो अगर ये पूछा था कि सर्वप्रथम किसके सिक्कों में वसुदेव और संकर्षण मिलते हैं, तो अगाथोक्लीज। और जनरली हमें याद रखना है कि अगाथोक्लीज और होविस्क दोनों के उसके सिक्कों में हमें वसुदेव और संकर्षण की चित्र अंकन होते हैं, ठीक है? और ये जो लिखे गए थे वो ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है? ग्रीक जो इनकी लिपि थी और ब्राह्मी लिपि, दो लिपियों में हमें ये वसुदेव संकर्षण वाले कौन से मिलते हैं। अगाथोक्लीज ने एक निकल कॉइन भी स्टार्ट किए कर दिए थे, निकल के बने हुए सिक्के, ठीक है? तो हम कैसे याद करेंगे कि अगाथोक्लीज में, तो देखो
जो क्रीज है, यानी कि क्रीज को हमने मान लिया क्रीज, क्रिकेट में क्रीज होता है, तो आप क्रीज से आप निकल के बाहर खेलते हैं कई सारे प्लेयर, तो निकल कॉइन अगाथो क्लीज, राइट। त्रिभाषिक कॉइन्स अभी तक हमने देखे थे दो भाषा के सिक्के, दो लिपि के सिक्के। अब आते हैं तीन भाषाओं के सिक्के, तो किसने किया है? मीनांडर ने किया है, मीनांडर है ना। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, त्रिभाषिक में एम ऐसे बनता है, एम, तो एम इसको घुमा दो तो कैसे बन गया? थ्री। तो मीनांडर ने किया है तीन भाषाओं के सिक्कों का प्रचलन भारत में। और लेकिन याद रखो, अभी ये सब ये यहाँ पे शासन कोई नहीं कर रहा है, ये सब इसी एरिया के शासन कर रहे हैं, राइट। अब देखेंगे सर्वाधिक गोल्ड कॉइन जारी, अच्छा सबसे पहले गोल्ड कॉइन जारी करने वाला सिक्का भी मीनांडर ही है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला हिंद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला रूलर जिसने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए वो मीनांडर ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस एरिया में किया होगा मीनांडर ने, यहाँ पे अंदर नहीं, इंडिया की प्रेजेंट बाउंड्रीज के अंदर नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, दैट मीन पाकिस्तान अफगानिस्तान में मिला के, तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो स्टार्ट की है वो मीनांडर ने की है। तो मीनांडर के लिए दो चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी? त्रिभाषिक कौन से स्टार्ट किए हैं, और दूसरे फर्स्ट रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे यूक्रेटाइडिस की। यूक्रेटाइडिस सर्वाधिक गोल्ड कॉइन जारी करने वाला इंडो ग्रीक शासक था। सबसे ज्यादा अगर कहें गोल्ड कॉइन जारी करने वाला इंडो ग्रीक कौन था? यूक्रेटाइडिस। याद कैसे करेंगे? देखो, उसने इतने गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे कि वो खुद में क्या हो गया था? टाइड हो गया था। टाइड मतलब टायर्ड हो गया था, थक गया था। तो यूक्रेटाइडिस इतने सारे सिक्के जारी करते करते, शीशे के सिक्के जारी किए किसने? स्ट्रेटो सेकंड ने। तो ऐसे सी का, सॉरी ऐसे सीसा, सासे स्ट्रेटो और सासे सेकंड, ठीक है। तो शीशे के सिक्के स्ट्रेटो सेकंड ने। भारत में नॉर्थ वेस्ट में गोल्ड कॉइन सर्वप्रथम जारी किया है मीनांडर ने। देखो, नॉर्थ वेस्ट का एरिया आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया ये वाले एरिया में, ठीक है। अगर आप ऐसी एक लाइन खींचोगे तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये वाला एरिया हो गया नॉर्थ वेस्ट, राइट। अच्छा, जब उसको पूछना होगा इंडिया के अंदर तो आपको नॉर्थ वेस्ट ना देकर इंडिया पूछेगा। तो टर्म पे याद रखना कि आपको एग्जाम में इंडिया पूछा जा रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, ऐसी की जगह पूछ सकता है नॉर्थ वेस्ट, राइट। और ये किसने किया था? मीनांडर ने। मीनांडर की जो सिक्के हैं उनमें हमें कुछ टाइटल मिलता है। टाइटल एक तो मिलता है धर्म चक्र, क्या मिलता है? धर्म चक्र। कॉपर कॉइन्स में उसके धर्म चक्र मिलता है, बाकी अदर सिक्कों में उसका हमें टाइटल मिलता है धर्मिकस। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, धर्म का चक्र जब भी चला तो उससे हर कोई क्या होता है? अंडर होता है। धर्म चक्र के हर कोई धर्म चक्र के अंडर होता है, कैसे याद रखो, हर कोई धर्म चक्र के अंडर होता है। तो मीनांडर, अंडर मतलब मीनांडर। और धर्मिकस, तो जैसे ही जब वो धर्म चक्र चलता है आपको क्या लगता है? जब आपको जब डर लगता है, मीनांडर डर 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 लगता है, तो आप कस के पकड़ लेते हो किसी चीजों को, राइट। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखना है, अगर कभी ये आ जाए धर्मिकस, धर्मिकस, तो धर्मिकस जो है, ये जो पार्थियन थे इनकी टाइटल हुआ करता था धर्मिकस। तो याद कैसे करना है? ये वाली री देखो, ये री और ये री अगर आएगी तो ये क्या है? ये पार्थ, इसमें भी पार्ट्स में लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो ये धर्मिकस हो जाएगा पार्थ शासकों के सिक्के, ठीक है। हाँ, तो धर्म चक्र और धर्मिकस, कस मीनांडर, और धर्म चक्र, चक्र में हर कोई डरता है, ये किसका रहेगा आपको? मीनांडर का। इसके अलावा हाँ, याद रखना कि कॉपर कॉइन्स में है धर्म चक्र की, पर पूछ लेगा कि किस धातु के बने हैं, वो कॉपर कॉइन्स के बने हैं। आगे देखेंगे स्क्रिप्टेड कॉइन्स, लेख वाले सिक्के जारी करने वाले कौन थे? हिंद यूनानी ही थे। यानी कि सिक्कों पर एक जगह पर अपनी मूर्ति बना दी या देवताओं की मूर्ति बना दी और उनके ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखे, यानी कि सिक्कों पर आप कुछ ना कुछ लिखे जाने लगा था। अब तक सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले लेख वाले सिक्के जारी किए, स्क्रिप्टेड कॉइन्स। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स भी जारी किए। हिंद यूनानी का शासक कौन था? मीनांडर, अभी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा स्टक मेथड ऑफ कॉइन्स, सांचे में जो ढला टप्पा विधि की शुरुआत भी हिंद यूनानियों ने की थी, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषीय और द्वि स्क्रिप्ट कॉइन्स भी इन्होंने स्टार्ट किए हैं। साथ में त्रिभाषी सिक्के भी हिंद यूनानियों ने ही स्टार्ट किए हैं, मीनांडर ने। और राजा का नाम का अंकन, जैसे जो स्क्रिप्टेड कॉइन्स थे ना, अब वो स्क्रिप्ट क्या कर रहे थे? राजा का नाम अंकित करते थे। स्क्रिप्ट में क्या क्या अंकित कर रहे थे? वो राजा का नाम या फिर देवता का नाम, देवता का नाम, इन दोनों में से बताओ, या फिर दोनों स्टेटमेंट में आ जाए तो आंसर देवता का नाम नहीं होगा। देवता का नाम होगा या नहीं, तो आंसर इज बोथ, ठीक है। देवता का अंकन भी हो रहा था और उनके नाम भी लिखा जा रहा था और उनकी तस्वीर भी बनाई जा रही थी। तो राजा का नाम भी लिख रहे थे, देवता का नाम भी लिख रहे थे, राइट। तो हिंद यूनानियों के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं सिक्कों के फील्ड में इंडिया में, वो हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे आगे, शक शासक हुआ एक जीवा दमन।
जीवा दमन की सबसे इम्पोर्टेंट किसको सिक्कों के एस्पेक्ट में ये माना जाता है कि सबसे पहले सिक्कों पर जो तिथि लिखवाने का काम स्टार्ट किया है, वो जीवा दमन ने किया है, ठीक है? और संवत सिक्के, संवत तिथि या संवत एक ही तो बात हो गई एक तरीके से। याद कैसे करेंगे देखो, किसी को फांसी की सज़ा होनी थी, उसके लिए एक निश्चित तिथि अंकित करी गई थी, लेकिन वो क्या होगा, वो तिथि चली गई तो आपने उसको जीवन दान दे दिया। तो जीवा दमन, तिथि युक्त सिक्के या फिर संवत सिक्के, राइट? ये शक शासक। तो कभी-कभार आपको जीवा दमन नहीं देगा, ये पूछ लेगा कि तिथि युक्त सिक्के किसने लिखवाए हैं? तो आप क्या बोलोगे? स्टार्ट करिए हैं शक ने। याद रखना, इनमें नाम प्रचलन में आ रहा है। इंडो ग्रीक लोगों ने नाम स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन तिथि की बात है वो शकों ने करवाया था। अब देखो, सा से शक होता है तो सा से संस्कृत होता है। सर्वप्रथम संस्कृत के सिक्के किसने स्टार्ट किए? शकों ने। और रुद्रदामन जो था, वो उस हमें पता है इसका जो गिरनार अभिलेख है 150 सीई के आसपास का, वो भी किसमें है? संस्कृत में है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर जो मौर्यकाल है, वो उसको संस्कृत का उद्भव काल कहा जाता है इस वजह से। इसके अलावा यूनानी राजा हर्मियस की आकृति वाले सिक्के कहाँ से मिले हमें? कुदलकुटफिसस से मिले हैं, जो कुषाण वंश का शासक था। अब कुषाणों की बात चल गई है। बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स ऑफ कॉपर। अब देखो, कॉपर के द्विभाषीय सिक्के मिले हैं कुदलकुटफिसस के, तो हमने कैसे याद किया? देखो, बाइस्क्रिप्ट में का से कुजुल, का से कटफिसस, इसमें 2-2 का आ रहा है, तो 2 बाइस्क्रिप्ट, बाई मीन्स होता है 2, तो यहाँ से कनेक्ट हम कर सकते हैं, राइट? तो बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स ऑफ कॉपर मिले हैं कुजुल कटफिसस। अब सिक्कों पर सर्वप्रथम शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां अंकित करी है विम कड़फिसस ने। किसने करी है? विम। अब इस चीज से ये दिखाता है कि जो कुषाण वंश के शासक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं शैव धर्म को अपना लिया था। तो इस वजह से सिक्कों पर ये इंपॉर्टेंट फोकस रखो, सर्वप्रथम शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां अंकित होती हैं किसके सिक्कों पर? विम कड़फिसस, यानी कि कुषाण वंश का जो दूसरे नंबर का शासक है उसके सिक्कों पर। इसके अलावा कुषाणों की अगर हम बात करेंगे, पहला इंडो ग्रीक टू स्टार्ट गोल्ड कॉइन्स, विम कड़फिसस। अब बात ये हम अगर ये करेंगे कि सॉरी, इसमें यहाँ पे ये इंडो ग्रीक नहीं है, इसमें आप ये लिख लो फर्स्ट कुषाण। पहला कुषाण शासक जिसने गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए हैं, वो था विम कड़फिसस, ठीक है? वो कौन था? विम था। लेकिन अगर ये पूछा था कि पहला इंडो ग्रीक शासक या इंडिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट किए हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो आंसर इज मीनांडर, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो पहला कुषाण जो था जिसने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए वो है बिमकटफिसस से। दूसरी बात है, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर गोल्ड कॉइन्स और निरंतर गोल्ड कॉइन्स चलाने की प्रथा वो बिमकटफिसस ने ही चलाई है, कुषाणों ने। अब इसका दो अर्थ समझो, व्यापक पैमाने पर यानी कि अधिक संख्या में गोल्ड कॉइन्स जारी करने वाले सर्वाधिक। देखो, जितने भी शासक हुए एंशिएंट इंडिया में, जितने भी वंश हुए हैं, साम्राज्य हुए हैं, उनमें सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी ही किए हैं कुषाणों ने। और निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे भी गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए हैं किसने? बिमकटफिसस ने। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कुषाण काल में हम देखते हैं चाइनीज़ ट्रेड रूट था। चाइनीज़ सिल्क रूट के बारे में हम जानते हैं। और चाइनीज़ सिल्क रूट से चूँकि इंडिया का रूट कनेक्ट कर दिया था पेशावर का रीजन कुषाणों ने, इस वजह से ट्रेड बहुत अधिक हो गया था। चूँकि ट्रेड होगा तो ट्रांज़ैक्शंस बड़े-बड़े होने लगेंगे, और जब ट्रांज़ैक्शंस बड़े-बड़े होंगे तो फिर आपको सोने के सिक्के बहुत अधिक चलाने पड़ेंगे, वो भी कंटीन्यूअस बेसिस पे। इट इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड ऑफ टॉपिक्स इन हिस्ट्री, ठीक है? नथिंग इज़ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री। इसके अलावा वेदी पर यज्ञ में लगे राजा वाले सिक्के, यानी कि एक ऐसा सिक्का है जिसमें एक राजा को दिखाया गया है जो वेदी में व्यस्त है, यानी कि हवन पूजन कर रहा है, तो वा से वेदी और वा से बिमकटफिसस, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? वा से वेदी, वा से बिमकटफिसस। मैं आपको याद करवाते चल रहा हूँ, आप बस रिकॉल करते जाइए। वीडियो 2 बार देखोगे, एक बार अच्छे से देख लो, दूसरी बार आप 1.5 1.7 आइदर 2 इंटू स्पीड में करके देख सकते हैं, तो चीज़ आपको रिकॉल रहेंगी। और ये देखो, ये थीम बेस्ड चैप्टर्स हैं, राइट? और ये जनरली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। यूनान, अब देखो कनिष्क के, अब आता आता है कुषाणों में कनिष्क। देखिए कनिष्क ने क्या-क्या करवाया। यूनानियों के बाइलिंगुअल और बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स को बंद करवा दिया। मैंने पहले बताया था, यूनानियों ने बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल किसने स्टार्ट करवाया था? अगाथोक्लीज ने। और बाइस्क्रिप्ट किसने करवाया था? डेमेट्रियस ने। और बाइलिंगुअल अगाथोक्लीज ने। तो ये दोनों सिक्के क्या हो गए? बंद करवा दिए कुछ कनिष्कों ने, ठीक है? मानव के रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन भी इसी काल में होता है, यानी कि बुद्ध को अब मानव के तरीके से दिखाया जाने लग गया था, कहाँ पर? सिक्कों में। इससे पहले हमें ये भी पता है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी इस तरीके का अंकन हमें देखने को मिलता है। उससे पहले सबसे पहले गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया जाने लग गया था। और अब कनिष्क के समय में बुद्ध की आकृति का मानव का अंकन सिक्कों पर हमें देखने को मिल रहा था।
इसके अलावा बुद्ध के सिर के पीछे जो हैलो, हैलो का मतलब होता है गोल चक्कर, जैसे लगता है कि दिव्य प्राप्त है किसी को, दिव्य शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार का जो हैलो हैलो होता है, वो भी कल के समय में ही हमें बुद्ध की मूर्तियों में पीछे दिखता है। शोको मोनो बुद्ध, इसके सिक्कों पर एक उपाधि लिखी गई, उसका नाम था शोको मोनो बुद्ध, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार पूछ रहे हैं कि शोको मोनो बुद्ध वाले सिक्के किसने जारी करवाए हैं? वे भी कनिष्क ने। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन भी किसने करवाया? कनिष्क ने करवाया। भाई मैत्रेय बुद्ध हो या कोई बुद्ध हो, वो कनिष्क से रिलेटेड रहेगा। अतस का चित्रण का चित्रांकन, अतस कौन थे? अतस थे अग्नि, सॉरी, अतस जो है वो आकाश है, आकाश, आकाश देवता को ही अतस बोला गया है, ये कनिष्क के द्वारा, जहां तक मैं अभी कंफ्यूज नहीं हूं, जहां तक आगे हम और भी देख लेंगे इसका, ठीक है। राइट, अब हमें ये देखना है, ये तो कनिष्क के मोटे मोटे तौर पर हमने सिक्कों की बात कर ली। अब आता है मेन एस्पेक्ट, देखो कनिष्क कुषाण वंश के शासकों में दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके सिक्कों से हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। एक है कनिष्क, दूसरा है होविष्क। एक है कनिष्क और एक दूसरा है होविष्क। और बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो दोनों के सिक्कों में पाए गए हैं, लेकिन कुछ हैं स्पेशल जो सिर्फ कनिष्क के सिक्कों में पाए गए हैं। कुछ ऐसे देवी देवता भी हैं वो होविष्क के सिक्कों में भी पाए गए हैं। लेकिन कनिष्क और होविष्क के सिक्कों की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय देवता ही नहीं पाए गए हैं, यहाँ पर यूनानी यानी कि ग्रीक देवता पाए गए हैं, मेसोपोटामिया के भी देवता पाए गए हैं, बेबीलोन के भी देवता इनके सिक्कों पर पाए जाते हैं। तो यानी कि सबसे अधिक विविध देवता जो हैं वो हमें कनिष्क और होविष्क के सिक्कों से प्राप्त होते हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि कनिष्क और होविष्क के शासन काल में जो भी जनता रह रही थी, अब विभिन्न विभिन्न जगह की, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो मेसोपोटामियंस हो, चाहे वो भारतीय हो, उन सबको समाकलित करने की या उन सब में मिल जाने की कोशिश उन्होंने अपने सिक्कों के माध्यम से की है। और वो भी कैसे? उनके देवी देवताओं को सिक्कों पर अंकित करके। भाई आप ये सोचो, अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी लक्ष्मी गणेश के सिक्के चला दे, लक्ष्मी और गणेश उसमें अंकित हो, तो देखो हिंदूस को कितना अच्छा लगेगा। मुस्लिम्स के लिए अगर कोई मोहम्मद वगैरह जो भी सिक्के हैं वो चला दिया, काबा उसमें बना हो वो सिक्के चला दिए जाएं, तो कितना एफिनिटी आपको फील होगी, राइट? तो सेम प्रोसेस, सेम एनर्जी, सेम टैक्टिक्स वर यूज्ड बाय द एंशिएंट रूलर्स, राइट? आगे चलिए शुरुआत करते हैं। कनिष्क के सिक्कों में सबसे पहले देखा गया है ओइसु। अब ये ओइसु का मतलब है कि ओशो वाले नहीं है। ओशो, ओइसु जो कहा गया है वो शिव को कहा गया है। किसको? शिव। देखो शा, शा सा का उच्चारण देखो, शो, ओइसो शिव। तो ओइसो कहा गया है शिव को, और शिव अपने हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं। ये कनिष्क के सिक्कों पर मिलते हैं। इसके अलावा बुद्ध मिले हैं, बुद्ध के सिक्के हैं, उन पे बुद्ध अंकित हो, लिखा है शुको मोनो बुद्धा। मैत्रेय बुद्ध का अंकन भी कनिष्क के सिक्कों पर होता है, अभी हमने चर्चा की थी। खड़े हुए रूप में बुद्ध, इनका भी अंकन किसमें होता है? इनके सिक्कों पर होता है। अतस यानी कि आकाश का चित्रांकन भी कहाँ पर होगा? कनिष्क। देखो कनिष्क, शक शक अस्क, आकाश, इस तरीके से याद रख सकते हैं। हैलो बिहाइंड बुद्धा, बुद्धा के सिर के पीछे जो हैलो है वो भी आपको दिखाई देगा कनिष्क के सिक्कों पर। तो ये हमने बात करी कनिष्क के सिक्कों पर कौन कौन से भारतीय तत्व अंकित थे। अब हम बात करेंगे भविष्य के सिक्कों पर कौन-कौन से भारतीय तथ्य अंकित थे, कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो कनिष्क के सिक्कों पर ओइसो था, भविष्य के सिक्कों पर भी ओइसो है, दोनों कनिष्क, भविष्य, ओइसो मतलब शिव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा कि चतुर्भुज शिव किसके सिक्कों पर अंकित है? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला शिव, 4 भुजाओं वाले शिव, महादेव। तो क्वेश्चन आंसर होगा भविष्य। तो भविष्य में देखना कैसे है, देखो ये देखो चारों तरफ को हाथ जा रहा है, तो एच से भविष्य कैसे याद रखेंगे? चतुर्भुजी। या फिर CHA, इसमें चा आ रहा है तो चतुर्भुज भुविष्क। ओइसो, ये नान, ओइसो और नान का भी अंकन है। अब ये जो नान है ये कौन है? ये है चंद्रमा को बोला गया है नान, ठीक है? किस इसके अलावा ओशो और ओमो का भी अंकन हमें होस्क के सिक्कों में दिखता है। ओशो और पशुपत का भी दिखता है। अब देखो ओशो नान क्यों? क्योंकि भगवान शंकर, भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, और पशुपत धर्म की किससे रिलेटेड है? भगवान शिव से रिलेटेड है। तो ओशो चतुर्भुज, ओशो नान, ओशो ओमो, ओशो पशुपत, ये सबके सब सिक्के किसके हैं? भविष्य के हैं। इसके अलावा स्कंद यानी कि महासेन। अब ये याद करो, जब देखो मैं ये बता रहा हूँ महासेन या महासेनापति स्कंद को क्यों बोला जाता है? कार्तिकेय को स्कंद नाम है कार्तिकेय का। कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो जो असुर थे, असुर बड़े परेशान करते थे देवताओं को, तो फिर एक सेना बनाई गई। वो सेना ये बनाई गई कि अब भाई असुरों की सेना को लीड कौन करेगा? जो जो असुर होंगे, असुरों से लड़ने के लिए जो सेना उसको लीड कौन करेगा? तो बोले कार्तिकेय लीड करेंगे स्कंदगुप्त। इसी वजह से उनको महासेन सेनापति या फिर महासेन बोला जाता है, किसको? स्कंद को। तो हविष्य के सिक्कों में भी क्या मिलता है? स्कंद मिलता है, ठीक है? हु जैसे हुबिस कैसा कुछ उठा हुआ पार्ट, स्कंद इस तरीके से। और इन्हीं के सिक्कों, अब स्कंद में साथ में ये भी लिखा मिलता है विशाखा या बिजागो।
एक्चुअली में स्कंद जो है भगवान कार्तिकेय हैं, उनका जन्म हुआ था इस नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में या विजागु नक्षत्र में। इस वजह से विशाखा का अंकन मिलता है। विशाखा कोई लड़की का नाम नहीं है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म हुआ था स्कंद का, इस वजह से ऐसा है। इसके अलावा उमा विद हॉर्न, उमा कौन है? माता पार्वती है। अब माता पार्वती के सिर में भी सींग है, श्रृंगी वाली माता पार्वती है। श्रृंगी उमा का अंकन भी हुबिस्क के सिक्कों में होता है। तो अब मैंने हॉर्न लिखा है, श्रृंगी क्यों नहीं लिखा? तो एच से हुबिस्क होता है, एस से हॉर्न होता है। हॉर्न मतलब क्या होता है? सींग होता है। विष्णु, वासुदेव और संकर्षण के सिक्के भी आपको हुबिस्क से प्राप्त होते हैं। यानी कि हुबिस्क के सिक्कों में देखो, माता भगवान शंकर, कार्तिकेय और माता पार्वती, इन तीनों का अंकन तो हो रहा है। मतलब भगवान शिव की फैमिली का अंकन के साथ साथ भगवान विष्णु, वसुदेव और संकर्षण, यानी कि ये आ गया आपका शैविज्म का, ये शैव धर्म को, और ये वैष्णव धर्म, दोनों को जगह दी गई है किसके सिक्कों में? हुबिस्क के सिक्कों में। उसी तरीके से अगर कनिष्क के सिक्कों की बात करेंगे, ऐसे सिक्के जो कनिष्क और हुबिस्क दोनों में अंकित होते हैं कुछ चीजें, तो जैसे देखो, एक चीज हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि शिव हाथी के साथ किसके सिक्कों में है? तो ये वसुदेव के सिक्कों में। किसके सिक्कों में? वसुदेव। और शिव प्लस नंदी प्लस त्रिशूल, ये किसके सिक्कों में मिले थे? हमें याद करो, वेमकटपिशस को। तो ये दो चीजें याद रखनी है। हाथी आ जाएगा तो वसुदेव है, जो हाथी सबको हाथी का वास होता है ना कहीं ना कहीं। और शिव नंदी प्लस त्रिशूल, ये वेमकटपिशस। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो ये तो हमने देख लिया कि कंच के सिक्कों में भारतीय जो देवी देवताओं का किस प्रकार से अंकन होता है या फिर अन्य शासकों के। अब हम देखेंगे कि कंच के सिक्कों में कुछ पार्सियन जो कंच के सिक्कों में कुछ पार्सियन लोग भी थे। तो देखो, अतस, अतस का अंकन फायर है। अतस, हाँ वही बताया था, अतस आकाश नहीं है, ये क्या है? फायर है। सॉरी उसके लिए, मुझे पहले कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, अतस यानी कि फायर का अंकन है। और लैग्नो मतलब होता है, और लैग्नो, और मतलब वॉर, और मतलब वॉर, गॉड ऑफ वॉर, और मतलब वॉर। और आहुर मावजादा, ये मतलब वरुण को बोला गया है ना, वरुण के समकालीन, मतलब वरुण के जैसे एक देवता थे आहुर मावजादा, उन्हीं को ये नाम बोला गया। तो इस किसके सिक्कों में मिलते हैं? कंस के सिक्कों में। आप इन देवताओं के नाम भले याद मत रखना, लेकिन आप इन देवताओं भारतीयों के याद रखना। लेकिन चूंकि मैं पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूँ उस वजह से, और ये सारे सिक्के मुझे मिले हैं किस बुक्स में? ये मिले हैं आपका उपिंदर सिंह के अंदर, इन चीज़ों का मेंशन किया गया। ठीक है, टेबल फॉर्मेट तो मैंने बनाया है। इसके अलावा अब हम देखेंगे होर्सी के सिक्कों में जो पर्सियन देवता मिले हैं, पारसी, फेरो, फेरो मीन्स फायर, फा से फेरो, फा से फायर। ओक्सो, ओक्सो मीन्स एक्वाटिक, एक्वाटिक मीन्स जलीय देवता, जैसे हमारे यहाँ वरुण भगवान को पूजा जाता है। अतस फायर इस दोनों के सिक्के में मिला है। ओया निंडो, ओया निंडो मतलब विजय, यानी कि वनिंद। ओया निंदो मतलब वनिंद, वनिंद मतलब विजय के देवता है। उर मामजा या अहुर मामजा एक ही नाम है। अहुर, उर माजदा या अहुर माजदा, उन्हीं को कहा गया माइटी विष्टम। विष्टम मतलब होता है बुद्धि के देवता। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा देखते हैं और वस्पा। और वस्पा इन दोनों के सिक्कों में मिले हैं। और वस्पा का मतलब होता था फीमेल एनिग्मेटिक, यानी कि महिला शक्ति, देवी की शक्ति। मीरो, मीरो कहा गया है किसको? सन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीरो किसको कहा गया है? सन को। उवाडो जो कहा गया है, उवाडो कहा गया वात और वायु के देवता को। उवाडो, वात और वायु। म्याओ और मोनोबागो, तो माओ या मोनोबागो से मून याद रखना, चंद्रमा देवता को ये बोला गया है। अतस फायर के देवता है। इसके अलावा मुझ डैमो मिला है एक, बियर्डेड मिल राइडिंग इन टू माउथ हॉर्स। मूंछ डेमो में ये दिखाया गया है कि एक आदमी है जिसके दाढ़ी है, दाढ़ी वाला आदमी एक ऐसे घोड़े पर का सवारी कर रहा है जिसके दो दो मुंह है। किसके? आदमी के दो मुंह नहीं है, घोड़े के दो मुंह है। उसी को बोला गया है मुंह। मुंह याद रखना, जिसमें मोज आ जाए, मोज डेमो, यानी कि मुंह वाला, दो मुंह वाले घोड़े पर सवारी करता हुआ दाढ़ी वाला व्यक्ति। इसके अलावा है असासियो, ये है ट्रुथ और हृत के देवता। ठीक है, जैसे ट्रुथ भगवान हमारे यहाँ वरुण देवता है ना, ट्रुथ और हृत के, इस तरीके से। और एक है अहुर माजदा, इनको अंकन भी मिलता है। इसके अलावा आयोडोस किसको? ये है श्री लक्ष्मी को बोला गया है आयोडोस शिशु, यानी कि श्री लक्ष्मी। यानी कि ये जो भी देवता है, ये होबस के सिक्कों पे भी मिला है और कनिष्क के सिक्कों पे भी मिला है। ये पर्शियन ग्रीक सिर्फ होबस के सिक्कों पर मिले हैं, ये सिर्फ कनिष्क के सिक्कों पर मिले हैं। राइट। अब बात करेंगे ग्रीक देवताओं की, तो कनिष्क के सिक्कों पर ग्रीक मीरो मिला है, माओ मून, सेलेन का मतलब भी होता था मून, ओएसो से वही है, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए। हेलियोस तो जानते हैं, हेलियोफियर सन, ये तो पता है। मीरो सन होवित्स के सिक्कों पर मिलता है। इजिप्शियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरापीस और सारापाउ, ये किसके? होवित्स के सिक्कों पर मिलते हैं, सेरापीस और सारापाउ, ये इजिप्शियन देवता है। मेसोपोटामियन देवता की बात करेंगे, नाना और नानिया। तो याद रखना, मेसोपोटामिया में जो नाना है उनको किसको कहा जाता है? मून को नाना कहा जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में चंदा मामा है, तो उसी तरीके से ऐसे याद रख लो कि मेसोपोटामियन की संस्कृति में जो चंदा है वो नाना है, नाना और नानी है, याद रखने के लिए।
और नाना साव कुछ भी याद है, नाना साव, नाना नानी, नाना साव ये सब चंदा है। तो याद रखना भारतीयों में चंदा मामा है, जबकि मेसोपोटामिया में जो चंदा है वो नाना है। अब ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और सिक्के। देखो, विम कन्फ्यूशस का हमें सबसे एक-एक सिल्वर कॉइन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक-एक सिल्वर कॉइन हमें विम कन्फ्यूशस का प्राप्त हुआ है, होबिस का भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दीनार जो गोल्ड कॉइन्स थे वो भी कुषाणों ने स्टार्ट किए थे और लेकिन इनको जो पॉपुलर किया था वो किसने किया था? गुप्त ने पॉपुलर किया था। कार्तिकेय का अंकन वाले जो सिक्के हैं वो आपको औधोय वंश के जो शासक थे यानी कि ये शासन करते थे कन्नौज के एरिया में, साउथ वेस्ट पंजाब के एरिया में। तो औधों का जहाँ पे शासन था, औधेय वंश के लोगों का, उसमें कार्तिकेय का अंकन मिलता है। और कार्तिकेय मैंने बताया था महासेनापति हैं कार्तिकेय। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल में पुनः स्वर्ण सिक्के स्टार्ट किए हैं राजपूत काल में किसने? गंगदेव कलचुरी ने, जो उसकी त्रिपुरी डहल जबलपुर के एरिया से बिलॉन्ग करते थे, वहीं पर इनका शासन था। तो पूर्व मध्यकाल में पुनः स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला कौन है? गंगदेव कलचुरी हैं और त्रिपुरी, राइट? तो ये चीजें हमने देखी हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे गुप्त के जो सिक्के हैं उनके बारे में, राइट? गुप्त काल के सिक्के। वेट, आइए, नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो हमने अभी तक हमने मौर्य काल शुरुआत से लेकर हमने उत्तर मौर्य काल तक कर लिए, गुप्त काल और शेष हमारा बाकी रह गया है। देखिए, सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले जो सिक्के स्टार्ट किए थे वो इंपॉर्टेंट थे, कुमार देवी टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कुमार देवी चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था और किस प्रकार के सिक्के? गोल्ड कॉइन्स। अब याद कैसे करेंगे? देखो, चंद्रा कुमार, ठीक है? तो याद कैसे कर लो? चंद्र कुमार, कुमार देवी इनकी पत्नी का नाम था। जो जब इनकी शादी हुई थी, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने सिक्के स्टार्ट किए थे। ठीक है? अब बात ये है कि क्या कोई व्यक्ति इतना खुश हो जाएगा कि वही सा मतलब शादी में गोल्ड कॉइन से स्टार्ट कर देगा? पहली चीज़ ये देखो, तो कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स हैं वो काहे के बने हैं? गोल्ड के बने हैं। किस चीज़ के बने हैं? गोल्ड के बने हैं। तो ये बताओ जब आपकी शादी होगी कि कितनी खुशियाँ होती हैं और राजा महाराजा क्या सिल्वर के कॉइन जारी करेंगे? नहीं, गोल्ड कॉइन जारी करेंगे, है ना? सोने के। इस तरीके से याद रखो। तो कैसे? शादी के समय में काहे के सिक्के? सोने के सिक्के, ठीक है? इसके अलावा अब जो कुमार देवी है, ये कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड टाइप की कोई महिला नहीं है। ये किसी को भी पकड़ के किसी से भी ब्याह कर लिए, पकड़ा हुआ ब्याह टाइप का हो गया। ये लिच्छवी राजकुमारी है। जब गुप्त काल में जब ये चंद्रगुप्त शासन गद्दी पर बैठा था तो जो लिच्छवीस थे, जो लिच्छवी जो वैशाली है, ये शुरुआत में इनके कार्यक्षेत्र से बाहर था, इनके कब्जे में नहीं था। चंद्रगुप्त ने सोचा लड़ाई बिना करे कैसे ये वैशाली को अपने अंडर में लिया जाए, तो उसको दिमाग में एक अच्छा तुक आया कि कुमार देवी से शादी कर लो। क्योंकि कुमार देवी वैशाली की प्रिंसेस है, यानी कि वैशाली पे जो शासन कर रहे हैं वो लिच्छवियों का शासन है। तो लिच्छवियों की चूंकि पुत्री है, इस वजह से वैशाली भी इनके अंडर में हो गया। तो ये राजाओं महाराजाओं की सूझबूझ थी कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेना, ये इनसे दुश्मनी ही नहीं रह जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सिक्के से, एक शादी से दो निशाने साध लिए। क्या क्या? एक तो कुमार देवी से शादी करके इन्होंने लक्ष्मी प्रिंसेस से अपनी शादी तो की ही की और साथ में वैशाली को भी अपने अंडर में इन्होंने ले लिया था, राइट? अब कुमार देवी टाइप ऑफ जो गोल्ड कॉइन्स है उसमें दिखाया क्या गया है? देखो, आप देखते हो आजकल जयमाल के टाइम पे एक पति यानी कि जो पति बनने वाला है, पति और पत्नी जो भी है, ठीक है? एक-दूसरे को खाना खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं? ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा शुरुआत की है और इस कुमार देवी टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स में यही एक-दूसरे को वो खाना खिलाते हुए दिखाए जा रहे हैं। इससे ये चीज़ अंकित होती है कि वो अपने कल्चर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें चंद्रगुप्त के सिक्कों से उसके उनके कल्चर की जानकारी मिलती है, राइट? इसके अलावा लेकिन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? हिस्टोरियंस यहाँ पर हमें फँसा देते हैं। हिस्टोरियंस जो अल्तेकर हैं, अल्तोकर कहते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। लेकिन एलन कहते हैं कि ये जो सिक्के थे ये समुद्रगुप्त का सिक्का है, ठीक है? तो जो कह सकते हैं कि कुमार देवी टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स है, अल्तेकर के हिसाब से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था, लेकिन एलन के हिसाब से ये समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था, लेकिन हम मानते हैं अल्तेकर को, राइट? दूसरा है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के स्टार्ट किए थे, ऐसे समुद्र, ऐसे 6। एक तो पहले ये याद कर लो। अब वो भी अलग-अलग टाइप के। समुद्रगुप्त को जनरली अपने 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो वॉर्स एंड बैटल्स के लिए और दूसरा अपना सॉफ्ट स्किल्स, गाना, बजाना, लेखन करना भी। ये सॉफ्ट स्किल्स इसकी वो लोग कम जानते हैं। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के याद करो। देखो, समुद्रगुप्त सबसे पहले कौन है? धनुर्धारी, समुद्र द्रा द्रा धनुर, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर समुद्रगुप्त ने लड़ाई बहुत लड़ी है तो धनुर के बलबूते पर लड़ी होंगी। दूसरा गरुड़, गरुड़ क्या था? गरुड़ भगवान विष्णु का एम्बलम है। ये जो विष्णु
ये जो गुप्त वंश के शासक हैं जनरली ये वैष्णवों को जो वैष्णव धर्म था उसको मानते थे और भगवान विष्णु का जो शासक वो जो सिंबल है गरुड़, यही सिंबल को गुप्त वंश के लोगों ने अपने रॉयल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया हुआ था। तो गरुड़ वाले सिक्के भी कौन? समुद्र, तो ऐसे याद कर लो कि एक समुद्र है, उस समुद्र के ऊपर गरुड़ उड़ रहे हैं और भगवान राम उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अश्वमेध हमें याद करो, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के बाद करवाया गया है। याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति में आपको अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं मिलेगा। तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन हमें कहाँ पे मिलेगा? इसमें सिक्कों से मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो अश्वमेध याद अब याद कैसे करो? एक समुद्र है, समुद्र के किनारे बैठकर कोई व्यक्ति एक अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। समुद्रगुप्त और परशु, अब इस परशु प्रकार के सिक्के भी समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किए। अब याद कैसे करेंगे? आप किसी से कहो कि भाई गोवा चलना है, समुद्र में चलना है, तो वो कहेगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों चलेंगे। तो परसों चलेंगे हम लोग समुद्र में, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा वीणा वादन, लिरिस्ट टाइप के सिक्के, तो वीणा बजाने का शौक तो समुद्रगुप्त को था ही था। इसके अलावा व्याघ्र हनन, अब व्याघ्र का मतलब जरा समझो, या कैसे याद करो? व्याघ्र का मतलब होता है बाघ होता है, और बाघ का हनन करने वाला, उसको मारने वाला, द टाइगर स्लेयर, स्लेयर मतलब होता है मारने वाला। ये देखो, अभी हमें आने वाले टाइम पे सिंह हनन भी मिलेगा, खड़क हंता भी मिलेगा, तो हम याद कैसे करेंगे? तो समुद्र होता है, जब समुद्र में सुनामी आती है तो कितनी व्याघ्र लहरें वो धारण करता है। समुद्र का रूप कितना भयानक, कितना व्याघ्र दिखता है, तो इस तरीके से याद रहेगा। व्याघ्र हनन के जो सिक्के हैं, सॉरी, व्याघ्र हनन के सिक्के किसने? समुद्रगुप्त ने स्टार्ट करवाए। धनुर्धारी यज्ञ के जो सिक्के हैं, इनसे हमें उसकी आखिरी जो स्किल होती थी धनुष विद्या में, वो कितना निपुण था इसके बारे में जानकारी मिलती है। गरुड़ उसका रॉयल एम्बलम हुआ करता था गुप्ताओं का। अश्वमेध यज्ञ में ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वो वैदिक रिचुअल्स को, जो गुप्ता काल के लोग थे, ये जो गुप्त शासक थे, वैदिक जो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उनको मानते थे। बीड़ा वादन दिखाते हैं सॉफ्ट स्किल्स ऑफ द किंग समुद्रगुप्त, कि भाई वो सिर्फ लड़ने लड़ाने में ही कामयाब नहीं था, राजाओं के पास कितनी सारी क्वालिटी थी कि वो लड़ना भी जानते थे, युद्ध करने भी जानते थे, रिचुअल्स भी फॉलो कर रहे थे वैदिक, और साथ में सॉफ्ट स्किल्स यानी कि गाना बजाना भी चल रहा था। लिरिस्ट किंग्स की प्रोफिशिएंसी म्यूजिक में लोगों को कितना मतलब वो था, उसको इंटरेस्ट था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने एक पुस्तक भी लिखी है, कृष्ण चरित्र, आपको ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि कृष्ण की चरित्र, ये पुस्तक समुद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई है, और उसने कई सारे विद्वानों को भी अपने जगह संरक्षण भी दिया था, जैसे आसंग और वसुबंदी, ये दोनों पेशावर के विद्वान थे। जनरली बौद्धिज्म की जो योगाचार शासक, योगाचार यानी ये माध्यमिक का जो स्कूल का जो योगाचार शाखा है, उसके ये दोनों बड़े विद्वान हुआ करते थे, आसंग और वसुबंधु। ये चीज हमने देख ली। तो समुद्रगुप्त के कितने सिक्के? 6, और एक-एक करके मैंने नियम करवाया। समुद्रगुप्त ने युद्ध बहुत लड़े हैं, जो धनुष से लड़े होंगे। गरुड़, समुद्र, गरुड़, गरुड़ क्या एक समुद्र के ऊपर गरुड़ उड़ रहा है। समुद्र के किनारे बैठ के अश्वमेध कर रहे हैं। परसों जाऊँगे आप कहाँ पर? समुद्र में। वीणा वादन समुद्रगुप्त हम सबको याद है। और व्याघ्र, जब समुद्र बहुत व्याघ्र रूप धारण करता है तो कैसा हो जाता है? व्याघ्र रूप धारण करता है समुद्र, जब सुनामी आती है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को मैं अब बता दे रहा हूँ, कोई भी जैसे गोल छत्र, कोई भी चीज़ आ जाए, छत्र कैसा होता है? गोल होता है। चक्र कैसा होता है? गोल होता है। तो कोई भी गोल-गोल चीज़ आ जाएगी, जो भी उपाधियाँ होंगी, जो भी सिक्के होंगे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड कर दो आप। जैसे छत्रहारी, छत्रहारी, छत्र को धारण करने वाला, ठीक है? और चक्र विक्रम, ये चक्र मीन्स गोल होता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। चक्र विक्रम में हुआ ये, इसमें भगवान विष्णु को दिखाया गया है, ठीक है? भगवान विष्णु ने जो वो ज़मीन मापी थी ना 3 पग में, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये दिखाता है कि इस समय जो वैष्णवइज़्म का है, जो पौराणिक धर्म है, उनका बोलबाला किस तरीके से है, इस चीज़ का अंकन हमें सिक्कों से होता है। सिर्फ़ सिक्कों से नहीं होता है, हमें स्कल्पचर से भी होता है। कई सारे स्कल्पचर्सों का भी निर्माण इस समय किया गया था। तो हमें कौन से पौराणिक धर्म को फ़ॉलो किया जा रही है, हमें कौन से पता चलता है? स्कल्पचर से पता चलता है। अच्छा, अभी आप ये देखो, चंद्रगुप्त ने कौन से प्रकार के सिक्के स्टार्ट किए थे? फर्स्ट ने गोल्ड कॉइन्स, समुद्रगुप्त ने कौन से स्टार्ट किए? सब गोल्ड कॉइन्स चल रहे हैं, कोई भी अभी तक, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा है जिसने सिल्वर कॉइन इस्तेमाल किए। अब सिल्वर कॉइन क्यों? मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई ये एरिया है, यहाँ पर पहले गुप्त शासन कर रहे हैं, ये गुप्ताओं का मूल मगध का रीजन, और यहाँ पे पश्चिम में कर रहे हैं शक, और शक का एक शासक है रुद्र सिंह, वैसे रुद्र दामन था, रुद्र सिंह तृतीय। तो रुद्र सिंह तृतीय को गुप्त ये हरा देगा। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको हरा देगा, तो अब इस एरिया पे कब्जा किसका हो गया? इसी का कब्जा हो गया, है ना? तो इसी के उपलक्ष्य में
अब इसी के उपलक्ष्य में इसने सोचा कि अब ये एरिया तो हमारे कब्जे में आ ही गया है, यानी कि शकों को खत्म करने के उपलक्ष्य में, रुद्र सिंह तृतीय को हराने के उपलक्ष्य में ही इसने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट किए थे। अच्छा, इससे 2 फायदा हुआ था इसका चंद्रगुप्त का कि गुप्तों की जो लिमिटेशंस थी पश्चिम में, वो अब कोस्ट ऑफ जो काठियावाड़ था यानी कि समुद्र के किनारे तक, अब इनका बोलबाला ये पूरा एरिया, अब ये पूरा एरिया यानी कि अब इनकी जो लिमिट थी वो समुद्र तक भी आ गई थी। तो सिल्वर कॉइन से क्या होगा? मैंने बताया था, फैसिलिटेशन होगा स्मॉल स्केल ट्रांज़ैक्शन, छोटे स्तर पर जो ट्रांज़ैक्शंस होता है, उनकी उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और इस तरीके से जो ट्रेड होगा और जो इकोनॉमी होगी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगी, बहुत ज़्यादा व्यापार और जो अर्थव्यवस्था फलेगी-फूलेगी, ठीक है? तो सिल्वर कॉइन चलाने वाला कौन है? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय है, पहला शासक। और क्यों चलाया था? बता दिया, शकों को हराने को, सा से शक और सा से सिल्वर, राइट? अब कुमारगुप्त की बात करेंगे। कुमारगुप्त ने कौन-कौन से सिक्के चलाए? एक तो खड़क निहंता, खड़क नियंता का है राइनोसेरियर, गैंडे को मारने वाला, मयूर के धारण, कार्तिकेय और लाइनसलेयर। अब देखो, ऊपर के दो हैं, इनके सिक्कों पर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर भगवान विष्णु से रिलेटेड उपाधियां मिल रही हैं, टाइटल्स उनके नाम मिल रहे हैं। लेकिन कुमारगुप्त के सिक्के पर ये जो आया ना कार्तिकेय और मयूर, ये कार्तिकेय और मयूर की तरफ इशारा करता है, यानी कि इस समय जो बैटल्स थे, बैटल के देवताओं को पूजा जा रहा था और ये दोनों लोग कौन है? भगवान शिव की फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसकी? भगवान शिव की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ही वंश के लोग, ज़रूरी नहीं थी कि एक ही चीज़ों को माने, एक ही धर्म को माने, एक ही सब स्कूल को माने। अगर ऊपर के 3 शासक वैष्णव शकों को मान रहे थे, तो कुमारगुप्त तैयार थे शैविज़्म को मानने के लिए। और ये सब एक जैसे चल रहा था, इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। कितना ओपन और माइंडेड सिस्टम उन्होंने उस समय बना के रखा हुआ था। और लाइन क्लियर। अब हम इसे याद करेंगे कैसे? देखो, कुमार और मयूर तो सबसे पहले याद कर लो। मार, मयूर, इस तरीके से। अब खड़क नियंता को हम कैसे याद करेंगे? कुमार, देखो ऐसे याद करो, के से कुमार है, के से खड़क आता है। तो के से कुमार, के से खड़क नियंता, 2 याद हो गया। के से कुमार, के से कार्तिकेय, ये भी 3 हमें याद हो गया। अब के से कुमार और लाइन स्लेयर का मतलब होगा केहरी वाहन। देखो, के से कुमार, इसको हम ऐसे याद कर लो, लाइन स्लेयर की जगह याद कर लो केसरी, केसरी को मारने वाला। ठीक है? तो केसरी को मानने वाला का से कुमार, का से केसरी, तो का से हमने सब याद कर लिए, ठीक है? अश्वमेध यज्ञ भी इसने, अच्छा, एक चीज़ याद रखो, समुद्रगुप्त ने तो अश्वमेध यज्ञ करवाया ही था, कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसी पर लिए इसके भी सिक्के, अश्वमेधिक प्रकार के सिक्के हमें कुमारगुप्त के भी प्राप्त होते हैं। तो अश्विनी कुमार याद ऐसे कर सकते हैं कि अश्विनी कुमार यानी कि अश्वमेध किया था कुमारगुप्त ने। और लिरिस्ट टाइप ऑफ कॉइन इसके भी हमें मिलते हैं। लिरिस्ट टाइप ऑफ यानी कि जो गाना बजाने वाले, म्यूज़िक वाले कॉइन्स हमें एक तो इसके मिले हैं, किसके? समुद्रगुप्त के, और दूसरे हमें कुमार के भी मिलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गंगा वैली में, गंगा घाटी में किसने सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया है? मैं आप आपको बता देता हूँ, इसका ज़रा कॉन्सेप्ट ये समझो। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक मैप, है ना? एक शॉर्ट मैप एक बना लेते हैं। चलिए ये छोड़ दो। ये देखो, ये नदी एक निकलेगी, ये है आपकी गंगा। और यहाँ पर शासन कर, यहाँ गंगा के उस साइड नहीं, यहाँ पे शासन कर रहे हैं ये वाले एरिया पे, ये है इसका गुप्त वंश के शासकों का शासन है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि इन लोगों ने ये जो यहाँ पे पहले कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पे शकों को खत्म करके इस साइड अपना एक्सपांशन कर लिया था और यहीं पर उसने चलवाया था सिल्वर कॉइन्स। तो अब यार देखो, पश्चिम में सिल्वर कॉइन्स तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने चलवाए थे, लेकिन इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, गंगा घाटी का जो एरिया है, यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स जो चलाया था, वो स्कंदगुप्त ने चलाया है। किसने? स्कंदगुप्त ने स्टार्ट किए हैं। किसने स्टार्ट किए हैं? स्कंदगुप्त ने याद की, सॉरी, स्कंदगुप्त नॉट, कुमारगुप्त ने। अब अंतर समझ में आया? देखो, पश्चिम में शकों का शासन कहाँ था? पश्चिम में था ना, ये उज्जैन उनकी राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन, ये काठियावाड़, जो रुद्रदमन को याद करो। तो इस एरिया में सिल्वर कौन स्टार्ट करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब इन्होंने शकों को हराया था। लेकिन जब वो पूछेगा ये वाले पार्ट का, ये गंगा घाटी का, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि कुमारगुप्त ने गंगा घाटी में क्या स्टार्ट करवाए थे? सिल्वर के कॉइन्स। और बाद में कुमारगुप्त इसी गंगा घाटी में, ये जो गुप्त रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ की इनकी जो राजधानी मगध है, इसको ये ट्रांसफ़र करके राजधानी यहाँ पर आ जाएगी साकेत, साकेत यानी कि अयोध्या में। और ये कौन लेकर आएगा अयोध्या में राजधानी इनकी? कौन? ये स्कंदगुप्त। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि
शुरुआती काल की अगर बात छोड़ दें तो गुप्त वंश के अंतिम पड़ाव में गंगा घाटी का जो रीजन था दोबारा से बेहद इंपॉर्टेंट होता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने राजधानी भी यहीं पे ट्रांसफर कर ली थी और कुमारगुप्त ने सिल्वर कॉइन्स भी राजधानी में स्टार्ट किए थे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी हम लोग डिस्क्राइब स्टार्ट करेंगे मतलब एक लेक्चर जब भी डिटेल से पढ़ेंगे इसको गुप्त वंश को, तब हम लोग उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारी क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो कुमारगुप्त के सिक्के कैसे याद किए हैं? कहाँ से? देखो, कैसे कुमारगुप्त, कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे कुमारगुप्त, कैसे कार्तिकेय, कैसे कुमारगुप्त, कैसे केसरी, मयूर और कुमार, इस तरीके से याद कर लिया। कुमार ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और ये लिस्ट टाइप के सिक्के भी कुमारगुप्त के हमें मिलते हैं। स्कंदगुप्त के सिक्कों की बात कर लें। सिंह हंता, अब देखो सिंह को कौन मान रहा है? देखो कासे केसरी ये भी मान रहा है सिक्कों को और सिंह को, और ऐसे स्कंद भी सिंह को मारता है। तो सिंह हंता लायन शेर प्रकार के सिक्के इनके भी मिलते हैं। अब देखो खड़कधारी, खड़क को धारण करने वाला कौन है? स्कंदगुप्त। इस ये है खड़क निहंता। निहंत कहने का मतलब है वो कुमार है, कुमार मतलब एक नवयुवक है, वो निहंते ही उसने खड़क को मार दिया, ऐसे याद करोगे। और स्कंदगुप्त में खड़कधारी धारण कर रहा है कौन? स्कंद को धारण करने वाला, धारण करने वाला। और ये अश्वरोही, अश्वरोही ये है अश्वमेध, ये है अश्वरोही। देखो ऐसे याद करो, ये बताओ घोड़े के थोड़ा एक कुबड़ सा निकला होता तो इसी को यही मान लो ये कंधा है। तो कोई व्यक्ति अगर घोड़े की सवारी कर रहा है उस समय वो इसी का ये कंधा पकड़े हुआ है, तो अश्वरोही के समय वो कंधा पकड़ा है, तो स्कंद याद रहेगा आपको। ठीक है। कॉपर के कॉइन्स किसने स्टार्ट किए हैं? चंद्रगुप्त ने स्टार्ट किए थे कॉपर के, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए हैं और कुमारगुप्त ने भी किए हैं। यानी कि स्टार्टिंग के जो ये जो बीच के 3 हैं इन्होंने कॉपर के कॉइन स्टार्ट किए हैं, ये वाले 1, 2, 3। ठीक है। पहले ने सिर्फ गोल्ड कॉइन से स्टार्ट किए, इनने स्टार्ट किए। अब एक क्वेश्चन ज़रा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा वो अच्छा ये मैं आपको मैप दिखा रहा था, हाँ ये वाला है। गंगा वैली में सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए कुमारगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिल्वर कॉइन्स इस पश्चिमी एरिया में स्टार्ट किए थे। अब ज़रा एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? देखो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किसने किए हैं? ये थोड़ा-सा पतला किया जाए। इसके अलावा सबसे फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है? और सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स किसने स्टार्ट किए हैं? राइट? सबसे अधिक कॉपर, 1 मिनट, नहीं, ऐसे नहीं, क्रीम से रखेंगे। सबसे अधिक सिल्वर कॉइन्स सबसे अधिक, अभी कॉइन्स मान के चलना। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स, सबसे अधिक कॉपर कॉइन्स। तो देखो सबसे अधिक जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो स्टार्ट किए थे आपके मॉरिस ने। ये सबसे पहले गोल्ड कॉइन मीनांडर, और मीनांडर कौन था? इंडो ग्रीक था। दो याद रखना है। सर्वाधिक गोल्ड कॉइन्स ये कुषाणों ने, सर्वाधिक। लेकिन अगर ये पूछे क्या, बताता हूँ अभी वेट, इसी में एक क्वेश्चन पूछता है प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। तो सबसे शुद्ध सिक्के वो गुप्त के, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। सबसे अधिक जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो स्टार्ट किए हैं, सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट करेगा ये गुप्ता। सबसे अधिक संख्या में गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए थे गुप्ता ने। और कॉपर सबसे अधिक गोल्ड कॉइन स्टार्ट की, कॉपर कॉइन सबसे ज्यादा किसने? कुषाण ने। ये हो गया। एक क्वेश्चन और पूछेगा, सब प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए हैं किसने? कुषाणों ने, कनिष्क ने। अब जरा इसे समझते हैं। ये पूछे कि सर्वाधिक सिल्वर किसने स्टार्ट किए हैं? किसने? मौर्यन ने। ठीक है ना? तो मौर्यास के सबसे अधिक सिल्वर कॉइन्स है। सबसे अधिक कॉपर कॉइन्स किसके हैं? कुषाण के। तो कासे कॉपर और कासे कुषाण, दो चीज याद रखना। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने याद किए थे? मीनांडर ने। तो गोल्ड हर कोई अंडर रखता है कि नहीं रखता है अपने अंडर? यानी कि अगर कोई गोल्ड है तो हर कोई अंदर रखता है अपने घर में, तो मीनांडर। कैसे याद रह जाएगा? दूसरी चीज क्या रहेगा कि सर्वाधिक जो गोल्ड है, जी से गोल्ड, जी से गुप्ता, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन जो प्योरेस्ट गोल्ड है वो किसने? कुषाण ने। तो ये याद रखना, जैसे का से कॉपर, का से कुषाण, जी से गोल्ड, जी से गुप्ता। इसके अलावा एस से सिल्वर, एस से मौर्य। सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कौन किसने? कुषाण ने स्टार्ट किए, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे टॉपिक जो है कॉइन्स का खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब। थैंक यू।